प्रीवियस वीडियो में हमने जो 3 वीडियोस थे हमारे पास, फर्स्ट में हमने यूजर सेटिंग किया, सेकंड में हमने स्टॉक सेटिंग किया और लास्ट में हमने ऑर्डर सेटिंग किया। अब इस वीडियो में हम विजुअल स्टूडियो प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसमें हम जो यूआई लेयर है हमारे पास, जिससे यूजर इंटरेक्शन करेगा, जिसको वेबसाइट कहते हैं, जिसको एप्लीकेशन कहते हैं, इसको बनाने के लिए जो टूल हम यूज करेंगे वो है विजुअल स्टूडियो। मींस विजुअल स्टूडियो में हम एक प्रोजेक्ट को बनाएंगे जिसमें हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं और विजुअल स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। अच्छा, अब एक कमेंट्स पे जो है व्यूअर ने कमेंट किया कि विजुअल 2022 में जो है मेरे साथ ASP.NET MVC इंस्टॉल नहीं है। सो उसके लिए जो है डिस्क्रिप्शन, और उनके लिए भी जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया ASP.NET MVC, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कि हाउ टू इंस्टॉल द विजुअल स्टूडियो, हाउ टू इंस्टॉल ASP.NET MVC एंड विजुअल स्टूडियो 2022। अब चलते हैं हम वीडियो की तरफ और प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं for the e-commerce website inside in the Visual Studio and ASP.NET MVC. So now click on the Visual Studio and now then continue without code. File and in new and in project and search here the ASP.NET MVC. And now scroll down and select the .NET Framework ASP.NET MVC. So now scroll down. Now scroll. ये है ASP.NET Web Application .NET Framework जिसमें C#, Windows, Cloud और Web हो. So now select this and click on the next button. Write here the project name, not the solution name. Solution name हम अलग रखेंगे। चलिए फर्स्ट यहाँ पर हम प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करते हैं जिसमें हम एक UI लेयर यहाँ पर हम ऐड करते हैं फॉर द सोल्यूशन विद द सोल्यूशन क्रिएशन। तो चलिए यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ ई-कॉमर्स UI। ये हमारे पास ई-कॉमर्स का UI होगा, UI लेयर यूजर इंटरफेस होगा। और यहाँ पर जहाँ पर इसको हम सेव करेंगे, तो ऑलरेडी हमने फोल्डर क्रिएट किया हुआ है जहाँ पर हम एप्लीकेशन को स्टोर करेंगे, वो पाथ हमारे पास ये है। सो हम इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर सोल्यूशन है। सोल्यूशन हमारे पास क्या होते हैं, जिसमें हम मल्टीपल प्रोजेक्ट को क्रिएट करते हैं, जिसमें हम टियर आर्किटेक्चर को यूज करते हैं। टियर आर्किटेक्चर हमारे पास क्या होते हैं, एक प्रोजेक्ट को डिफरेंट लेयर में डिवाइड किया जाता है। मींस डेटाबेस लेयर, बिजनेस लेयर एंड UI लेयर। तो यहाँ पर हम UI लेयर और डेटाबेस लेयर को यूज करेंगे, बाकी बिजनेस लॉजिक हम कुछ डेटाबेस लेयर में करेंगे, कुछ UI लेयर में करेंगे। ऐसा अभी इस लेवल पे हम नहीं कर सकते कि इन तीनों लेयर्स को यहाँ पर ऐड करें, क्योंकि इस पेपर पर बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। सो इट्स फॉर लर्निंग एज ए प्रोफेशनल पर्पस। सो इसलिए यहाँ पर टू लेयर आर्किटेक्चर को हमने टियर आर्किटेक्चर को हमने यहाँ पर यूज किया। तो ये हमारे पास ये सोल्यूशन, तो सोल्यूशन का नेम मैं थोड़ा अलग रखता हूँ क्योंकि दैट्स नॉट द वे, दिस इज द फुल प्रोजेक्ट। सो ई-कॉमर्स वेबसाइट नाम इसका मैं रखता हूँ। एंड नाउ, और इसके बाद जो है प्लेस सोल्यूशन एंड प्रोजेक्ट इन द सेम डायरेक्टरी। सो नॉट सोल्यूशन को जो है हम आउटसाइड फ्रॉम द प्रोजेक्ट डायरेक्टरी के बाद हम इसको रखते हैं, आउटसाइड इसको रखते हैं। दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग टू चेक दिस ऑप्शन। और यहाँ पर जो है दैट्स द फ्रेमवर्क व्हिच इज अ टारगेटेड फ्रेमवर्क। सो चलिए अब क्लिक कीजिए क्रिएट बटन को और प्रोजेक्ट यहाँ पर जो है ये विंडो आपको ओपन हो जाएगी। इसमें हमें जो है एम्प्टी को सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमें जो है एक प्रोफेशनल वेबसाइट जो है उसके लिए हम ASP.NET MVC में कैसे एक प्रोजेक्ट को जो है स्टार्ट करते हैं, कैसे जो है एक एम्प्टी प्रोजेक्ट उसके लिए कॉन्फ़िगर करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो है मैं एम्प्टी टेम्पलेट जो है इसको सेलेक्ट करता हूँ। तो चलिए सेलेक्ट कर दिया। अब MVC जो है आर्किटेक्चर या कोड ऑफ पैटर्न यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ, बिकॉज वी आर यूजिंग द ASP.NET और उसमें MVC पैटर्न को यूज करते। तो चलिए सेलेक्ट कीजिए एंड देन क्लिक ऑन द क्रिएट बटन एंड नाउ वेट फॉर क्रिएटिंग द प्रोजेक्ट इनसाइड इन द ई-कॉमर्स वेबसाइट सॉल्यूशंस। So now the project is created successfully. Save this, close this window and now save and rebuild.
रिबिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें कोई इशू कोई मसला है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको खुश हो जाएगा। देखें, जीरो फेल्ड जीरो स्क्रिप्ट, इट्स मीन्स कि ये हमारे पास सही तरीके से क्रिएट हो चुका है ये प्रोजेक्ट। अब इस प्रोजेक्ट में मैं एक और लेयर को ऐड करता हूँ जिसको डेटाबेस लेयर कहते हैं। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर डेटाबेस लेयर को भी ऐड करते हैं। right click and add the new project, and then select the class library. So right here the class library, and then select the C sharp and then all platform, and then web, या यहाँ पर आके लाइब्रेरी को सेलेक्ट कीजिए, लाइब्रेरी। सब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये भी क्लास लाइब्रेरी है, ये भी क्लास लाइब्रेरी, लेकिन हमें डॉटनेट कोर वाला नहीं चाहिए, डॉटनेट स्टैंडर्ड या डॉटनेट कोर हमें नहीं चाहिए, हमें डॉटनेट फ्रेमवर्क वाला चाहिए। तो स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पर ये क्लास लाइब्रेरी डॉटनेट फ्रेमवर्क, चलिए इसको नेक्स्ट कीजिए, और यहाँ पर हम सिंपली डेटाबेस यूआई लिख देंगे, यहाँ पर हम डेटाबेस को मैनेज करेंगे। सो ये डेटाबेस लेयर, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, एंड नाउ ये ऑलरेडी लोकेशन सेलेक्ट हो गया है, और यहाँ पर टारगेट फ्रेमवर्क भी सेलेक्टेड है। जस्ट क्लिक ऑन द क्रिएट बटन। जब भी आपको प्रोजेक्ट क्रिएट करना है इनसाइड इन द सोल्यूशन, सो आपको सोल्यूशन पे ऐसे क्लिक करना है, नॉट ऑन द प्रोजेक्ट। चलिए इसको हम डिलीट करते हैं, और यहाँ पर हम डेटाबेस को यहाँ पर ऐड करते हैं, और एंटिटी फ्रेमवर्क का डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच इस प्रोजेक्ट में हम यूज करेंगे। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं। अच्छा, काफी स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि आप जब प्रोफेशनल पर्पस जो एप्लीकेशन आप क्रिएट करते हैं क्लाइंट बेस के लिए, तो इसमें आप कौन सा अप्रोच जो है एंटिटी फ्रेमवर्क का यूज कर दें। तो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में जो है रिलेटेड टू ई कॉमर्स, रिलेटेड टू द पॉइंट ऑफ सेल एंड सो ऑन, जो स्टॉक के रिलेटेड है, जिसमें मैनेज होता है या वायरहाउसेस होता है, उसके लिए जितनी भी प्रोजेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं उसके लिए हम डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच ही यूज करते हैं, बिकॉज दिस इज वेरी इजी, और इसमें एरर्स भी हम जो है आसानी से इसको हैंडल कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग द डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। ऐसे प्रोजेक्ट केस में हमने कोड फर्स्ट को भी यूज किए हैं, हम मॉडल फर्स्ट को भी यूज किया है, लेकिन ज्यादातर जो हम यूज कर रहे हैं दैट इज द डेटाबेस फर्स्ट। तो चलिए इसमें मैं ऐड करता हूँ अब डेटाबेस को, मींस डेटाबेस मॉडल को। सो न्यू आइटम, and then select the data, and then add your .NET entity data model। so चलिए यहाँ पर डेटाबेस का नाम हमारे पास था प्रो अंडरस्कोर, यहाँ पर आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन सही तरीका ये है कि आप यहाँ पर पहले जो है डेटाबेस का नाम दे दें, कि हमें पता चले कि ये जो है ये किस डेटाबेस का जो है ये मॉडल है। ठीक है, तो फर्स्ट है डेटाबेस का नाम, फिर उसके बाद मॉडल। सो हमें पता चले कि ये फलाना जो डेटाबेस है उसका ये मॉडल है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू ऐड। अब इसके बाद हमें यहाँ पर मॉडल कंटेंट चूज करना है। सो हियर आई एम गोइंग टू चूज द एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस, बिकॉज डेटाबेस इज ऑलरेडी मेरे पास पड़ा हुआ है और मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज कर रहा हूँ। सो चलिए नेक्स्ट, एंड नाउ अब इसके बाद मैं न्यू कनेक्शन पे जाता हूँ, बिकॉज आई एम गोइंग टू कनेक्ट टू डेटाबेस विद द बिकॉज आई एम गेटिंग द डेटाबेस फ्रॉम द SQL सर्वर। सो पहले मैं क्या करना है, यहाँ पर SQL सर्वर नाम देना है जो मेरे सिस्टम पर है। सो मैं यहाँ से उठाऊंगा, यहाँ पर देखिए इस स्टेप को फॉलो कीजिए, जिस सर्वर पे आपके जो है डेटाबेस पड़ा हुआ है उसका नाम यहाँ से SQL ये सर्वर नेम को कॉपी कीजिए, एंड देन गो टू द विजुअल स्टूडियो और यहाँ पर इसको पेस्ट कर दें। देन नेक्स्ट यहाँ पर जो है हम डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं। सो डेटाबेस का नाम हमारे पास जो है यहाँ पर इसको कॉपी कीजिए, ये हमारे पास है प्रो ई कॉमर्स DB। सो नाउ कॉपी, और यहाँ पर जो है इसका नाम एंटर कीजिए, एंड देन नाउ चेक द कनेक्शंस। सो इट्स मींस द कनेक्शन इज सक्सीडेड, मींस जो सर्वर नेम और डेटाबेस जो है वो हमने उठाया है, मींस इस सर्वर पे जो है ये डेटाबेस पड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम गेटिंग दिस मैसेज टेस्ट कनेक्शन सक्सीडेड। सो नाउ क्लिक ऑन द ओके बटन। अब मेरे पास जो है कनेक्शन बिल्कुल क्रिएट हो चुका है, लिंक हो चुका है डेटाबेस जो है वो इस मॉडल के साथ, और इसका जो कनेक्शन स्ट्रिंग जो है वो इस नाम से क्रिएट होगा इनसाइड इन द वेबकॉन्फिग फाइल और एन वेबकॉन्फिग। सो चलिए नेक्स्ट करता हूँ। अब इसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क 6 जो है हम यूज करेंगे। सो चलिए नेक्स्ट, आप 5 भी यूज कर सकते हैं, नीचे ऑप्शन है। अब नेक्स्ट के बाद जो है हमारे पास टेबल है, तो चलिए मैं टेबल्स को उठाता हूँ और स्क्रॉल डाउन करके एक फाइल यहाँ से जो है वो हम खत्म करते हैं, क्योंकि जब इसका होस्टिंग हम करेंगे तो हमें मस ले लेंगे। सो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू अनचेक दिस
आइटम विच इज द सिस्टम डायग्राम, इसकी हमें जरूरत नहीं है। बाकी यहाँ पर व्यूज भी हम ऐड कर सकते हैं, स्टोर प्रोसीजर भी हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन करंटली वी हैव नो व्यू एंड नो स्टोर प्रोसीजर, सो दैट्स व्हाई मैं इन चीजों को टच नहीं करता हूँ। इंशाल्लाह हमको इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में जो है हम इसको वन बाय वन जो है टच भी करेंगे, और इसमें जो है हम व्यूज भी बनाएंगे, स्टोर प्रोसीजर भी बनाएंगे, और वो फिर इस ही लेयर में इसको दोबारा हम ऐड करेंगे। तो चलिए फॉरवर्ड। नाउ द पोलराइज अनसिंगुलराइज जनरेटेड ऑब्जेक्ट नेम, इट्स मींस कि इस टेबल के नाम से जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट कीजिए जो क्लासेस के नाम से हो। अब नेक्स्ट हमारे पास है इंक्लूड फॉरेन कीज कॉलम इन द मॉडल, जो मॉडल जो है उसमें फॉरेन की कॉलम भी ऐड कीजिए। और नेक्स्ट हमारे पास जो है इंपोर्ट सेलेक्ट स्टोर प्रोसीजर एंड फंक्शन एंड द एंटिटी मॉडल। अब यहाँ पर तो हमने सेलेक्ट नहीं किया, लेकिन खैर इस चेक को आप चेक ही रहने दें, क्योंकि बाद में जो हम इसमें स्टोर प्रोसीजर और व्यूज को ऐड करेंगे। सो चलिए फिनिश कीजिए। अब हमारे पास जो है एक डायग्राम बन जाएगा, जैसे हमारे पास HTML सर्वर में होता है एंटिटी डायग्राम, इंटर रिलेशनशिप डायग्राम, वैसे एक डायग्राम हमारे पास जो है यहाँ पर विजुअल स्टूडियो में भी अभी क्रिएट हो जाएगा। इट टेक सम टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा इसको 30 सेकंड ये लेते हैं, 20 सेकंड 15 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको रिक्वायर्ड होता है। सो अब वो डायग्राम हमारे पास यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। कम टाइम तब लेता है जब हमारे पास एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल हो इनसाइड एंड दिस लेयर, और जो रिक्वायर्ड इसके लिए जो पैकेजेस हो वो इंस्टॉल हो, तब जो है ये टाइम कम लेता है। अदरवाइज इसको टाइम ज़्यादा इसलिए रिक्वायर्ड होता है कि वो ये सब चीज़ें जो है वो इसको इंस्टॉल भी करते हैं इस लेयर में, और फिर जो है वो डाटा मॉडल जो डेटाबेस का मॉडल है उसको यहाँ पर क्रिएट भी करते हैं, उसका ये डिज़ाइन भी बनाते हैं। सो इसलिए जो है इसको थोड़ा जो है ये टाइम लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक ज़बरदस्त तरीके से जो है एक डायग्राम बनाया, जिसमें जो तीन पार्ट में जो डायग्राम हमने बनाया था इसके सर्वर में, वो इन्होंने एक ही डायग्राम में यहाँ पर बना दिया और यहाँ पर शो कर दिया। सो ये एक ज़बरदस्त फीचर है जो मिनटों में यहाँ पर जो है डेटाबेस पूरा का पूरा इंपोर्ट हो जाता है, और फिर इसको हम इजीली जो है इसको हम एक्सेस करते हैं, और ऐसे इसको एक्सेस करते हैं जैसे हम इसके सर्वर में क्वेरी लिखते हैं या डिजाइनर में डेटा को एंटर करते हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये ट्रीट होता है। तो ये एक जबरदस्त फीचर है एंटिटी फ्रेमवर्क का, एंड दैट्स फीचर इज कॉल्ड डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच। तो चलिए राइट क्लिक करते हैं, उसको सेव करते हैं। अच्छा, सेव तब करना जब यहाँ पर ये स्टेरिक का निशान हो। सेव हर बार मत करना है, क्योंकि हर बार सेव करने से आपको काफी इशू का सामना करना पड़ता है, और इंशाल्लाह वो वन बाय वन इशू हम कमिंग वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो नाउ वेट फॉर द सेविंग। ये सेव हो गया, अब इसको मैं क्लोज करने जा रहा हूँ कि डेटाबेस यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब मुझे इन दोनों लेयर्स को मैं अब यहाँ पर इसको लिंक करने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो डेटाबेस लेयर था वो यहाँ पर ये देखिए अब वो कंप्लीटली यहाँ पर लिंक हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए मेन कैटेगरी, ऑर्डर डिटेल, ऑर्डर हेडर, जितना भी है उसमें ही देखिए सब के सब जो है यहाँ पर उसके नाम से जो है यहाँ पर एट्रीब्यूट्स क्रिएट हो चुका है इनसाइड इन द क्लास। ठीक है, और इन क्लासेस को कहते हैं मॉडल्स। ये हमारे पास मॉडल्स है, टेबल्स हैं। अब चलिए ये हमारे पास यहाँ पर ऐड हो चुका है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर जो है नेक्स्ट यहाँ पर इसको हम लिंक करते हैं, इस लेयर को, डेटाबेस लेयर को हम यूआई लेयर के साथ लिंक करेंगे, क्योंकि हम इस लेयर को इस लेयर में एक्सेस करेंगे तब तो हम डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो इसको लिंक करने का जो है बहुत आसान तरीका है, बस इसमें आपको दो स्टेप जो है फॉलो करने हैं। वो क्या है, इस रेफरेंस पे आपको क्लिक करना है, सिंपली राइट क्लिक एट द रेफरेंस, और सिंपली यहाँ पर प्रोजेक्ट में जाने और इस डेटाबेस लेयर को आपको सेलेक्ट करके उसके ओके करने हैं उसको। ये देखिए यहाँ पर ये ऐड हो गया, लेकिन ये काफी नहीं है कि यहाँ पर इसको आपने ऐड कर लिया तो बस ये फिनिश नहीं। आपको एक और चीज यहाँ से उठाने है जो काफी बार हम खुद भूल जाते हैं डेवलपर्स, कि यार ये तो हमने वो कंसिस्टेंसी क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो इसको आपको जो है वो जहन में रखना है, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। काफी बार जो है हम भी भूल जाते हैं, ये नहीं है कि हम नहीं भूल जाते, लेकिन हमें पता चल जाते हैं जब एरर सामने आते हैं तो हम इसको जो है वो काफी करके फिर पेश करते हैं। लेकिन जब इनिशियल जो डेवलपर होता है, इनिशियल जो प्रोग्रामिंग करता है, सो उनको क्या होता है कि जब ये एरर आ जाते हैं तो वो नीचे कमेंट में जो है तरह तरह कमेंट कर देते हैं, हमें ये एरर आया, हमें वो कमेंट्स आया, और हमें व्हाट्सएप पे भी मैसेजेस करता है और कहते हैं हमें जो है वो असिस्टेंट सपोर्ट चाहिए। जब हम उसके सिस्टम पे जाके रिमोटली उसको एक्सेस करते हैं तो उसका यही कनेक्शन जो है वो यहाँ पर नहीं होते। चलिए वो जगह मैं आपको बताता हूँ। स्क्रॉल करें और जो यूआई लेयर है इसे वेब कॉन्फ़िग में जाए यहाँ पर, और इसको बिलो द या इनसाइड इन दिस कॉन्फ़िगरेशन फाइल उसको सेव कीजिए। अब ये देखिए, अब जो है ये लेयर हमारे पास यहाँ पर इंपोर्ट हो गया। तो अब ये कंप्लीट हो गया कि इस लेयर को हमने यहाँ पर
ऐड कर दिया। अब चलिए इस लेयर का मैं थोड़ा टेस्ट लेता हूँ और चेक करता हूँ कि ये जो डेटाबेस लेयर और ये लेयर दोनों हमारे पास क्रिएट हो गई। अब ये सही तरीके से काम करते कि नहीं। सो सिंपली इसको एक बार रिबिल्ड करें, दोनों को, मतलब फुल सोल्यूशन को एक बार रिबिल्ड करें। और इसके बाद यहाँ पर मैं कंट्रोलर में जाता हूँ, यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ, ऐड पे जाता हूँ। अगर आपको ये इशू आया तो बिल्कुल जो है घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें जो है वैसे भी इस फीचर को मैं नहीं यूज़ करने वाला हूँ, जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पज में इसको यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो अगर ये इशू आपको आया तो खैर फॉर जस्ट फॉर कंफर्मेशन जो है आप कमेंट कीजिए वीडियो पे। अगर इशू ज़्यादा नहीं हो तो हम आपको बता दें कि नेक्स्ट वीडियो वॉच कीजिए, इंशाल्लाह ये इशू नहीं होगा। जस्ट फॉर टेस्टिंग में इसको यूज़ करता हूँ, आप भी यूज़ कीजिए, इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। फिर भी इसके फोल्डिंग इशू आया तो खैर कोई मसला नहीं है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं हम और एक सिंपल सी टेबल को यहाँ पर मैं सेलेक्ट करता हूँ जो हमारे पास है। चलिए एक स्टेटस का टेबल मैं उठाता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल में उसमें मैंने काफ़ी जो है वो ऑर्डर स्टेटस उठाता हूँ। चलिए यूज़र स्टेटस, चलिए यूजर स्टेटस जो है वो, अच्छा मैं पहले चेक करता हूँ कि किस टेबल में मेरे पास डेटा पड़ा हुआ है, ताकि मैं ज़्यादा जो है टाइम इस वीडियो में ना ले लूँ, वैसे भी जस्ट फॉर टेस्टिंग। सो चलिए मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अच्छा ये मेरे पास एड्रेस टाइप है ना, चलिए इसको चेक करते हैं इसमें डेटा है कि नहीं। वो टू टाइप ऑफ हमने डाला था कि यहाँ पर पर्सनल एड्रेस होगा और एक होगा शिपिंग एड्रेस। देखिए अब चलिए इस टेबल को मैं उठाता हूँ यहाँ पर इसके फोल्डर में और उसको जस्ट टेस्ट कर देता हूँ कि ये दोनों जो है हमारे पास जो ये जो लेयर्स है ये काम करते हैं। ये देखिए यहाँ पर डेटाबेस लेयर मैंने यूआई लेयर में यहाँ पर एक्सेस किया, लेकिन किसके थ्रू, इस डेटाबेस लेयर डीएलएल के थ्रू। डीएलएल मींस डेटा लिंक लाइब्रेरी। तो चलिए अब यहाँ से डेटा डेटा कंटेक्स्ट क्लास, अब डेटा कंटेक्स्ट क्लास हमारे पास क्या है, क्या चीज़ है। डेटा कंटेक्स्ट क्लास याद रखो ये हमारे पास डेटाबेस का एक कंटेनर है, जिस डेटाबेस का कंटेक्स्ट है जिसमें सारे टेबल जो है आप इसको एक्सेस करेंगे। तो इसको मैं क्या बता रहा हूँ कि ये टेबल जो है ये इस मॉडल में, मतलब एक इस कंटेक्स्ट में ये पड़ा हुआ है और ये भी डेटाबेस लेयर है। यहाँ पर देखिए लेयर यहाँ पर नजर आ रहा है आपको। अब ये यहाँ पर मैं इस चीज को चेक करता हूँ, रेफरेंस स्क्रिप्ट लाइब्रेरी, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस, just go and check the generate views and use a layout page, just click on add button एंड नाउ वेट। अब यहाँ पर देखिए इंस्टॉलिंग द इंटिटी फ्रेमवर्क, के लिए इंटिटी फ्रेमवर्क यहाँ पर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो इससे पता चल दें कि आप लोगों के पास इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, या एक बार जब इंटरनेट हो जाए, यहाँ पर ये इंटिटी फ्रेमवर्क वगैरह ये प्रोसीजर हो जाए, फिर इंटरनेट ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेट एक डेवलपर के साथ और स्पेशली इनिशियल डेवलपर के साथ इंटरनेट होना बहुत ज़रूरी है। अब वैसे भी आजकल जो है इंटरनेट हर जगह पर है, जो है काफ़ी जो है ऐसे नेटवर्क है जो हमें ज़बरदस्त इंटरनेट जो है वो देता है। तो चलिए इसको मैंने सेव कर दिया। देखिए यहाँ पर ये खैर इस एरर्स पे ना जाइए, इसको जो है इग्नोर कीजिए। अभी देखिए हमारे पास अब यहाँ पर ये क्रिएट हो चुका है। चलिए इसको मैं यहाँ पर सेव करता हूँ, एक बार इसको रिबिल्ड करता हूँ। देखिए अब क्या करता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ मैं इन दोनों में से इंडेक्स को मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, गो टू व्यू पे जाता हूँ। जैसे व्यू ओपन हो जाएगी, अब उसके मैं ऐसे रन करता हूँ ताकि ये व्यू रन हो जाए। बाद में इसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह जो है इसमें हम स्टार्ट करेंगे, किस व्यू से ये स्टार्ट होगा, किस मेथड से ये स्टार्ट होगा, किस कंट्रोलर से ये स्टार्ट होगा। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस दिस डिटेल इन कमिंग वीडियो कि एक होम कंट्रोलर हम बनाएंगे, फिर उसमें स्टार्टिंग होगी, बस जस्ट फॉर द टेस्टिंग के जो दोनों हमारे पास जो लेयर है वो काम करते हैं कि नहीं, एक दूसरे के साथ जो है वो कंफर्टेबल है कि नहीं। सो जस्ट उसको टेस्ट करने के लिए जो है यहाँ पर ये टेम्पररी कंट्रोलर मैंने बनाया। वैसे भी कमिंग वीडियो में जो है इसको मैं जो है डिलीट करूंगा और बाद में जो है जितनी भी कंट्रोलर होंगे वो हम खुद जो है बाय कोड जो है उसको हम क्रिएट करेंगे। ऐसे इसके फोल्डिंग फीचर्स को हम यूज़ नहीं करेंगे, वैसे बाज जगहों पे हम यूज़ करेंगे लेकिन हर जगह पे नहीं। तो इसके लिए जो है आपको कोई जो है ये फिक्र नहीं करना है कि मेरे सिस्टम में तो जो है वो इसके फोल्डिंग काम नहीं करते, वो ऐसे क्रिएट नहीं होते, बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। वैसे भी यहाँ पर हम जो कोड करेंगे आपके सामने होगा, स्टेप बाय स्टेप होगा। अगर फिर भी आपको इशू मसला हो तो वीडियो पे कमेंट करें। सिंपली बार बार हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपको मसला है, अगर आपको इशू है, सो आप वीडियो पे कमेंट कीजिए, हम आपको इंशाल्लाह रिस्पांस भी देंगे और आपके इश्यूज भी हल करेंगे। सो नो वेट, यहाँ पर अब देखिए ये टाइम क्यों लेते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक बंदा जो है वो इसका सिस्टम स्लो हो जाता है तो वो कहते हैं ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ये स्लो है, ये वो है। तो ये स्लो नहीं होता है। यहाँ पर जो आई सर्वर है ना, यहाँ पर ये सर्वर ये टाइम ले लेते हैं।
क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है इसमें ये DLLs वगैरह जितनी भी जो है प्रोजेक्ट रेफरेंस में होते हैं, चलिए वो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ये सब वहाँ पर लोड होता है। ये देखिए यहाँ पर ये सब DLL जाके यहाँ पर लोड होते हैं, और भी बहुत सी DLL जो है इसको सपोर्ट करने के लिए वो भी लोड हो जाते हैं, और ये पूरा वेबसाइट जाके वहाँ पर उसके कॉपी निकल जाता है और वो वहाँ पर लोड होके फिर ये रन हो जाते हैं। तो इसलिए ये टाइम लेता है। अब देखिए अब इंशाल्लाह ये लोड हो चुका है, अब ये रन हो जाएगा। यहाँ तक अब रेडी आ चुका है यहाँ पर। सो नाउ अभी भी कुछ डिटेल बाकी है, वो भी लोड कर रहा है। ओके सो नाउ ये हमारे पास लोड हो चुका है। अब बाकी डिजाइनिंग वगैरह जो है वो भी इंशाल्लाह हम कमिंग वीडियो में फिर स्टार्ट करेंगे। अभी देखिए यहाँ पर अब एड्रेस टाइप जो है हमारे पास है पर्सनल एड्रेस, और ये पर्सनल एड्रेस और ये शिपिंग एड्रेस यहाँ पर हो चुके हैं। अब अगर मैं इसको एडिट कर लूँ तो यहाँ पर ये भी एडिट भी होगा, यहाँ पर ये डिलीट भी होगा। ये सब फीचर हमें इसके फोल्डिंग देता है, लेकिन इसके लिए आपको फिक्र नहीं करना है, क्योंकि वैसे भी ये चीज़ें हम खुद करेंगे, इसके होल्डिंग प्रोसेस से नहीं करेंगे। बाज जगहों पे करेंगे लेकिन वो भी खुद ही करेंगे, मतलब इतना कोड नहीं होगा, वो आप खुद पर कर सकेंगे। सो इंशाल्लाह कमिंग वीडियो में जो है हम इस प्रोजेक्ट को इस UI लेयर में जो है इसको इंशाल्लाह हम इसमें बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस करेंगे, और बाकी जो है इंशाल्लाह हम धीरे धीरे जो है इसको कंप्लीट करेंगे, और हर स्टेप इंशाल्लाह डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। सो अगर अब तक आप लोगों ने कोडिंग इंडिया सॉफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।